तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए कंपनी लॉ के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कंपनी की परिभाषा दीजिए। डिफाइन अ कंपनी मीन्स, अगर कंपनी लॉ आप पढ़ रहे हैं तो कंपनी की परिभाषा तो आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। समान अर्थ में कंपनी व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संघ किसी भी प्रयोजन के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे शादी के लिए या आपसी सुरक्षा के लिए। किंतु आधुनिक काल में सामान्यतया कंपनी शब्द उन संघों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो आर्थिक प्रयोजनों के लिए बनाए जाते हैं, अर्थात लाभ के लिए व्यापार करते हैं। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के सब क्लॉज 20 में कंपनी की परिभाषा केवल यही दी गई है कि कंपनी में इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन में निगमित कोई कंपनी अभिप्रेय है जो कंपनी आर्थिक लाभ के लिए व्यापार करती है, आज के प्रयोजनों के लिए। आधुनिक युग में समानता यही है। कंपनी परिभाषा धारा 2 के सब क्लॉज 20 में दे रखी है। हमारा प्रश्न नंबर पहला था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है। दोस्तों कंपनी और भागीदारी में अंतर को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आइए इन बिंदुओं को समझते हैं, जिससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा कंपनी और साझेदारी का। दोस्तों कंपनी एक भिन्न व्यक्ति है, जबकि भागीदारी फर्म इसे गठित करने वाले व्यक्तियों से भिन्न नहीं है। कंपनी में उसकी संपत्ति का संबंध कंपनी से होता है, जबकि भागीदारी फर्म में संपत्ति का संबंध उसके भागीदारों से होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भागीदारी फर्म में संपत्ति भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जिसके वे संयुक्त रूप से हकदार होते हैं, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है, कंपनी के लेनदार केवल कंपनी के विरुद्ध ही विधिक कार्यवाही कर सकते हैं, उसके सदस्यों के विरुद्ध नहीं। जबकि भागीदारी फर्म के मामले में लेन देन फर्म के भागीदारों के विरुद्ध संयुक्त रूप पृथक रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, या संयुक्त रूप से या तो पृथक रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, अलग अलग या एक साथ भागीदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। चौथा क्या है, कंपनी के सदस्य कंपनी के अभिकर्ता एजेंट नहीं होते, जबकि भागीदारी फर्म के सदस्य अर्थात भागीदार भागीदारी फर्म के अभिकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं। कंपनी का सदस्य कंपनी के साथ संविदा कर सकता है, जबकि भागीदारी फर्म का सदस्य अर्थात भागीदारी फर्म के साथ संविदा नहीं कर सकता है, अर्थात भागीदार फर्म के साथ संविदा नहीं कर सकता है। उसके बाद कंपनी में उसके अंशधारियों का दायित्व उनके अंशों तक सीमित रहता है, जबकि भागीदारी फर्म में भागीदारों का दायित्व असीमित होता है। दोस्तों ये हमारा था क्वेश्चन, कंपनी और साझेदारी में अंतर आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शाश्वत उत्तराधिकार क्या है। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन। एक निगमित कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है। कंपनी का उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होने के कारण उसके जीवन पर उनके सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या अंश अंतरण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसका अस्तित्व बना रहता है, भले ही उसके सभी पुराने सदस्य अपने अंश अंतरण करके कंपनी से अलग क्यों ना हो जाएं। जहाँ तक कि कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर भी कंपनी नष्ट नहीं होती। प्रोफेसर गावर के अनुसार ने अपनी पुस्तक में इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एक प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य हाइड्रोजन बम गिरने से मर गए थे। दुर्घटना के समय कंपनी की आम सभा की मीटिंग चल रही थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी जीवित थी, उसे हाइड्रोजन बम भी नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है। तो दोस्तों ये हमारा था शाश्वत उत्तराधिकार, जो आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर चौथा है, व्यक्तिगत कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के सब क्लॉज
68 में प्राइवेट कंपनी की परिभाषा दी गई है। प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्राय है जिसकी ऐसी न्यूनतम समादत पूंजी है जो विहित की जाए और जो अपने अनुच्छेदों द्वारा पहला अपने अंशों के अंतरण के अधिकार को निर्बंधित करती है, दूसरा एक व्यक्ति कंपनी की दशा के सिवाय अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती है। परंतु जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी कंपनी में एक या अधिक अंशों को संयुक्त रूप से धारण करते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए उन्हें एकल सदस्य समझा जाएगा। तो ये हमारी प्राइवेट कंपनी होती। दी कहाँ पर रखी? कंपनी अधिनियम की धारा 2 के सब क्लॉज 68 में इसके बारे में दिया गया है। प्रश्न नंबर 5वां है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है? व्हाट इज पब्लिक कंपनी? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 71 पब्लिक कंपनी को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार पब्लिक कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेय है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी ऐसी न्यूनतम समादत पूंजी है जो विहित की जाए, परंतु ऐसी कंपनी जो ऐसी किसी कंपनी की समनुसंगी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इस बात के बावजूद भी कि ऐसी समानुसंगी कंपनी अपने अनुच्छेदों में प्राइवेट कंपनी बनी रहती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। ठीक है, ये हमारी पब्लिक कंपनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉरपोरेशन? व्यक्तियों के समूह या सिलसिले को निगम कहते हैं। वित्त के अंतर्गत निगम की रचना अधिनियमों के अधीन होती है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री सामंत महोदय ने निगम की परिभाषा इस प्रकार दी है कि निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्तियों के रूप में मान्य किया गया है। नियमों की रचना मनुष्यों के वर्गों या श्रेणियों के मानवीकरण से होती है। निगम नामक विधिक व्यक्ति की काय कॉर्पस वे व्यक्ति होते हैं जो इसके सदस्य कहलाते हैं। निगम का जो विधिक व्यक्ति होता है वह कल्पनाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसे कल्पित या कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे निगम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिवाद सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? किसी भी कंपनी के उद्देश्य खंड में कंपनी के कार्य करने की एक अधिकार सीमा दी गई होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि अमुक अधिकार सीमा से बाहर कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यदि कंपनी जाने अनजाने में कोई ऐसा कार्य करती है तो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात ऐसा कार्य उसकी अधिकार सीमा से बाहर है तो कंपनी के ऐसे कृत्यों को शून्य एवं अकृत्य कर दिया जाएगा। इस सिद्धांत का अधिकार के बाह्य का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? कंपनी के संदर्भ में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। कंपनी के 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज माने गए हैं, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद। कंपनी के निगम अर्थात रजिस्ट्रीकरण के पश्चात यह दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति नियमानुसार इनका निरीक्षण कर सकता है और इनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। कंपनी के साथ समव्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन दस्तावेजों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए यह अन्वयिक सूचना कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। लेकिन इसका एक अपवाद है। कंपनी के आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है कि यदि कोई संविदा कंपनी के लोक दस्तावेजों के अनुकूल है तो संविदा करने वाले व्यक्ति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आंतरिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या त्रुटि थी। कंपनी में समव्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा पक्षकार यह मानकर चलता है कि कंपनी की आंतरिक कार्यवाही या प्रबंध उसके संगम अनुच्छेद के अनुसार यथोचित चल रहा है। तो यह हमारा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक अवयस्क कंपनी का सदस्य हो सकता है? कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? आइए समझते हैं। जहाँ तक अवयस्क की बात है
वह भारतीय विधि के अनुसार संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे कि मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास का केस है। दोस्तों इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है डिटेल, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ के वाद में निर्णित किया गया है, अतः वह कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। अवयस्क द्वारा कंपनी के अंश लेने का करार शून्य होगा। एक अवयस्क को कंपनी में लाभ के लिए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु कंपनी के ऋणों के लिए उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व तो नहीं होगा। लाभ के लिए आप उसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या कोई ऋण पे करना है उसमें आप शामिल नहीं कर सकते माइनर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर और लास्टवां क्वेश्चन है, संतुलन पत्र क्या है? व्हाट इज अ बैलेंस शीट? बैंकिंग एवं बीमा कंपनी को छोड़कर शेष सभी कंपनियों का तुलन पत्र बैलेंस शीट उनके वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार की सही एवं वास्तविक स्थिति का सूचक होता है। कंपनी नियमानुसार एवं विधिवत रूप से अपना तुलन पत्र तैयार करती है। जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसको कंपनी तैयार करती है वित्तीय वर्ष में। बैंकिंग, बीमा एवं विद्युत प्रदान करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों का लाभ हानि लेख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनके वित्त वर्ष के लाभ अथवा हानि की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, ये उसमें पूरा दर्शाते हैं। कंपनी के तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखे पर निदेशक बोर्ड की ओर से कार्रवाई किया जाना और उस पर कम से कम 2 निदेशकों हस्ताक्षर होना अपेक्षित है। निदेशक बोर्ड की बैठक में तुलन पत्र का अनुमोदन कर दिया जाने पर तुलन पत्र तथा अन्य लाभ हानि लेखा अंकेक्षक एडिटर के पास उसकी रिपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं। तो ये हमारा संतुलन पत्र होता है, बैलेंस शीट होती है। तो दोस्तों ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मोहरी बीवी धर्मोदास केस का ये लास्ट में वीडियो आ जाएगा, इसको आप ज़रूर चेक करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कभी भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।